नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। सेवक रम्फू रेल परियोजनाको एपको कम्पनीले टिस्टाका 2 जना युवकलाई कामबाट निलम्बित गर्दा भागोप्रम टिस्टा शाखाद्वारा विरोध। कार्यकर्ताहरूद्वारा कम्पनीको कार्यालय घेराउ। निलम्बित गरिएको युवकहरूले कम्पनीका एमडीलाई अपशब्द गरी धम्काएको कम्पनीको गुनासो। बैठक गरेर चाँडै समस्याको समाधानको पक्षमा कम्पनी। पर्यावरण संरक्षण र प्लास्टिकको प्रयोगमाथि सचेतना गराउने उद्देश्यमा पैदल यात्रा लिएर विश्व भ्रमणमा निस्केका रोहन अग्रवाल आइपुगे खरसाङ। केन्द्रीय तथा अन्वेषण कमिटीको एक टोली कालेबुङको स्थलगत भ्रमणमा। अनि कालेबुङ जिल्ला पुलिसको आयोजनामा 1 दिवसीय स्वास्थ्य जाँच शिविर सम्पन्न। सेवक रेल परियोजना निर्माण कार्य अन्तर्गत एपको कम्पनीको सुरक्षा एजेन्सी डीएफएसले क्षेत्रीय कर्मचारीहरूलाई कामबाट निलम्बित गर्दा समस्या सृजना भएको छ। बिहिबार टिस्टा भागोप्रमो शाखाले कालेबुङको 4 माइल अवस्थित एपको कम्पनी कार्यालय घेराउ गर्दै निलम्बित गरिएको 2 जना सुरक्षाकर्मीहरूलाई झट्टै काममा नियुक्ति गरिनु पर्ने मागमा आवाज उठाए, साथै कम्पनीलाई ज्ञापन समेत बुझाएको छ। डीएफएस अर्थात् दिल्ली फरिदाबाद सेक्युरिटी एजेन्सी, जसको मुख्य कार्यालय दिल्लीमा छ, यता सेवक रम्फू रेल परियोजनाको सुरुङ खनन कार्यको टनल नम्बर 8 टिस्टाको कालेबुङतर्फ काम गरिरहेको एपको कम्पनी अधीनस्थ यस एजेन्सीले सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर काम गरिरहेको छ, जहाँ टिस्टा मल्ली किर्ने गरेर कुल 36 जना कार्यरत छन्। ती कर्मचारीहरूमध्ये टिस्टा बजारका 2 जना केवल प्रधान र रञ्जित छेत्रीलाई 2 वर्ष काम गरेर 3 महिना अघि निलम्बित गरिएको थियो। सोही 2 जना कर्मचारीको न्यायको निम्ति भागोप्रमो टिस्टा शाखा अघि आएको हो। हाम्रो जमिन हाम्रो रोजगार हाम्रो अधिकार हो। दुई भाइलाई काममा हाल्नै पर्छ। लोकलले काम पाउनै पर्छ। अन्यायको विरुद्ध टिस्टा शाखा बोल्नेछ। अन्यायको विरुद्ध टिस्टा शाखा लड्नेछ। टीएफएस गो ब्याक। शाखा सभापति शरण छेत्रीले यसबारे बताउँदै 2 जना कर्मचारीहरूले आफ्नो हक खोज्दा कम्पनीले उनीहरूलाई कामबाट निलम्बित गरेको बताए। हामी भोलि लगाइदिन्छौँ, पर्सि लगाइदिन्छौँ भने यस्तो त कति भयो। अनि आज त हामी यहाँ बाध्य भयौँ आउनु, किनभने हामी माथि चाहिँ यिनीहरूले के भन्छ, यहाँको लोकल लिडर हेर्नुहोस् है। अब तपाईँहरूलाई एउटा कुरा छ भने हाम्रो माटो हाम्रो जमिन धुलो खाने, हामी बिमार हुने, हाम्रो घर चर्किँदैछ, आज पानीको मुहान सुकेर जाँदैछ। यिनीहरूले के दिएको छ हामीलाई? जहाँ रेलवे कम्पनीहरूले काम गर्दैछ त्यो जग्गालाई त के दिएको छ? के दिएको छैन। तर आज चाहिँ एउटा नाथे एउटा सेक्युरिटी गार्डबाट पनि एउटा सानो गल्ती गर्दाखेरि आज हाम्रो भाइहरूलाई निकासित गर्दैछ। हेर्नु त आजसम्म यो भाइ बहिनीले के खान्छ? साथै कर्मचारी रञ्जित छेत्रीले पनि आफूहरूले आफ्नो हक खोज्ने हुँदा कम्पनीले आफूहरूलाई कामबाट निलम्बित गरिएको गुनासो राखेका छन्। मेरो भनाइ पनि त्यही छ। हामीलाई तपाईँको अक्टोबरदेखि हामीलाई अलिक उयो नै हुनु त मलाई त एक्चुअलमा दिवालीमै भनेको थियो। दिवाली पनि त्यहाँबाट पनि दिवाली पनि काट्यो। त्यहाँ अस्ति भर्खर पनि आयौँ हामी, लिखित रूपमा पनि उहाँहरूले दिनुभएको थियो, हालिदिन्छु भनेर। अस्ति भर्खर हामी 3-4 जना आएको थियो, बात भएको थियो। त्यहाँबाट उहाँले 3 महिना भयो हजुर। यो निकाल्दाखेरि यसमा हामीले फुल एन्ड फाइनल स्यालेरी मात्रै पाएको थियो। पिएफ हाम्रो अलि पनि पेन्डिङै छ होला, सायद 4 महिनाको अझै हालेको छैन पिएफ अहिले कुरा सुन्दाखेरि। र त्यो पनि त्यति बेला हामीलाई त्यो गर्न हामीले साह्रै अब लिखित रूपमा दिएको थियो। हामीले स्यालेरी चाहिँ हुनुपर्छ 5 तारिक भनेर। तल हाम्रो प्लान भन्ने त्यहाँ छ, त्यहाँनिर हामीले लिखित रूप एचआर पनि बसेको थियो, लिखित रूपमा छ। अहिले पनि त्यो कतिजना केटाहरूमा सायद मोबाइलमा छ होला। किन लाइफ इन्सुरेन्स केही थिएन, हाम्रो सेफ्टी पनि केही दिएको थिएन। न तपाईँको टच थियो, त्यो पनि त हामीले भन्दा पनि त्यो एउटा टचहरू बाँडेको थियौँ। खालि तपाईँको त्यहाँ राउन्ड गर्नु मात्रै, त्यहाँनिर बस्नु मात्रै। हजुर। अर्कोतिर एपको कम्पनीका एचआर अधिकारी रमेश कुमार सिंहसित यसबारे जान्न चाहँदा 2 जना कर्मचारीहरूले कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशकलाई अपशब्द बोलेर धम्काउने कार्य गरेको कारण उनीहरूलाई कामबाट निलम्बित गर्नु बाध्य बनेको बताए। सर देखिए, अक्टूबर में कुछ इन लोग का डिमांड था कि मेरे को 4 तारीख को सैलरी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वेस्ट सीट बनने में टाइम लगता है। मतलब 4 से 5 दिन उसी में लगता है, क्योंकि एक आदमी का डेली का अटेंडेंस देख के वेस्ट सीट बनता है, ये लंबा प्रोसेस होता है। तो इसमें हम लोग क्या किया कि 5 तारीख से स्ट्राइक कर दिया। हम लोग बोले कि हम तो आपका सैलरी प्रोसेस में है, टाइमली आएगा, जो टाइम है उसी में आ जाएगा। 4 तारीख को पॉसिबल नहीं हो पाता।
तो ये लोग स्ट्राइक कर दिया बिना नोटिस के। तो वो इस तरह के कारण से आप दोनों को निकाल दिया? सर स्ट्राइक के कारण से नहीं निकाले हैं, हमारे पास प्रूफ है। उन लोग ग्रुप में एमडी को मारने का धमकी मार के फेंक देंगे, काट के फेंक देंगे, मारने का धमकी दिया ग्रुप में, वो भी जो टीएफएस का ग्रुप में। धमकी देने का कारण क्या था? कैसे ड्रिंक करके सर इन लोग सर सब कुछ ठीक चल रहा था, बात चल रहा था कि आ जाएगा सैलरी, लेकिन 4 तारीख का जो डिमांड था वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा सैलरी 15 से 20 के अंदर में या 13-14 कभी हो जाता है, 15 से 20 के अंदर होता है। जो प्रोसेस होता है सर लेंदी प्रोसेस है, उसको सैप में लॉगिन करना है, इसी चालान काटना है हम लोग को, पीएफ का सब चालान वगैरह उनमें प्रोसेस होता है, तो उसमें 15 से 20 के अंदर हम लोग का सैलरी हमेशा आता है सबका। जब निकाला तो उनको सर उनको टर्मिनेट किया, टर्मिनेट इन द बेसिस टर्मिनेट। अभी निकाला नहीं सर? अभी निकाला नहीं है, टर्मिनेट किया है। उस टाइम टर्मिनेशन हुआ है, ठीक है, टर्मिनेशन में उसका जो काम किया वो सैलरी मिला है उसको, जो है उसका मिला, हम लोग कुछ भी पैसा उनका रखे नहीं। उसके बाद बाकी कुछ नहीं मिला, खाली जो सैलरी था वो दे दी जी। अगर फुल एंड फाइनल में होता 3 महीने का अलाउंस जो देना है सर, वैसा कुछ वैसा कुछ नहीं। अगर वो सर अगर प्रोसेस में होता हम लोग का जो कंपनी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर नहीं पड़ता है सर, तो सर वो टर्मिनेट हुए सर, ठीक है, हम लोग उसको फुल एंड फाइनल या ये काम को ये नहीं किए, वो गलती किए उसके चलते टर्मिनेट करने का कारण सर बात चल रहा है, मैनेजमेंट से बात चल रहा है, एमडी से भी बात किया, वो भी आ रहे हैं, हम जितना जल्दी होता है सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, मैं जितना मेरा से हो सकता है मैं किया, एमडी को भी मैं बता दिया हूँ, डीएफएस के एमडी को, वो बोले हैं 2-3 दिन में आके मैं सॉर्ट आउट करूँ। बातचित गरे बापत निलम्बित गरिएका 2 जना शाखा कार्यकर्ताहरूले धरनापछि एचआरलाई ज्ञापन पनि सुम्पिएका छन्। बातचित गरे बापत निलम्बित गरिएका 2 जना मध्ये 1 जना रञ्जित छेत्रीलाई 2 दिनपछि काममा पुनः नियुक्ति गरिने अनि अर्का केवल प्रधानलाई भने कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक आएपछि मात्र फलाफल गरिने निर्णयमा धरना स्थगित भएको छ। पर्यावरण संरक्षण र प्लास्टिकको प्रयोगमाथि सचेतता ल्याउने उद्देश्यले पैदल यात्रा लिएर विश्व भ्रमणमा निस्केका महाराष्ट्रको नागपुर निवासी रोहन अग्रवाल खरसाङ आइपुगेका छन्। पर्यावरण संरक्षण र प्लास्टिकको प्रयोगमाथि सचेतना गराउने उद्देश्यले पैदल यात्रा लिएर विश्व भ्रमणमा निस्केका महाराष्ट्रको नागपुर निवासी रोहन अग्रवाल खरसाङ आइपुगेका छन्। 21 वर्षीय रोहन अग्रवालले आफू 18 वर्षको उमेरमा नै वाराणसीबाट 25 अगस्त 2020 मा आफ्नो यात्रा सुरु गरेका थिए। पैदल यात्रा गर्दै विश्व भ्रमणमा निस्केका रोहन अग्रवालले अहिलेसम्म भारतको 27 वटा राज्यहरू र बंगलादेशको 36 वटा जिल्लाहरू पैदल यात्रा गर्दै खरसाङ आइपुगेका हुन्। उनी बिहिबार खरसाङमा बसेर भोलि बिहानै दार्जिलिङको लागि पैदल निस्केर पशुपति नगर हुँदै नेपाल जाने भएका छन्। रोहनले लगभग 880 दिनदेखि लगातार रूपमा 15,000 किलोमिटर पैदल यात्रा गर्दै पर्यावरण विषयमा मानिसहरूलाई सचेतना गराइरहेका छन्। खरसाङ आएर रोहन अग्रवालले भारतीय गोर्खाहरूको सबैभन्दा पुरानो सामाजिक र साहित्यिक संस्था गोर्खा जनपुस्तकालय भवनमा पुगेर सौहार्दपूर्ण भेटघाट गरे। उनले खरसाङ नगरपालिकाको भाइस चेयरम्यान सुभाष प्रधान, खरसाङ देउराली समष्टिका सभासद श्याम शेर्पा लगायत यहाँको सामाजिक संस्था इभान फाउन्डेसनका पदाधिकारीहरूसित भेटघाट गरेका छन्। हामीलाई खुसी लाग्यो र उहाँको जुन पैदल यात्रा सफल रहोस् र उहाँले जुन कन्सेप्ट लिएर पैदल यात्रा गर्नुहुँदैछ, विशेष हामीलाई एउटा खरसाङलाई विशेष हामी खरसाङमा छौँ र हामी खरसाङवासी हो, पहिला हाम्रो घरलाई ठिक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो कन्सेप्ट हो र हाम्रो घरलाई यो जागरुक ल्याउनको लागि अब उहाँको अलिकति समय भयो भनेदेखिलाई हामी एउटा यङ जेनेरेसन, हाम्रो प्रशान्त भाइहरू, हामी श्याम भाइहरू, जति पनि अहिले यङ जेनेरेसन केटाहरू छ उहाँलाई लिएर एउटा उहाँकोबाट एउटा अवेरनेस एउटा प्रोग्राम हामी राख्ने हामी निदो गरेको छौँ। र रोहन अग्रवालले खरसाङमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आफ्नो पैदल यात्रा गर्नुको उद्देश्य बारे यसरी बताए। हम हर चीज सब एनवायरनमेंट से लेते हैं, वो जीने के लिए ऑक्सीजन हो और जो भी चीज हम सोचते हैं और देखते हैं सब हमको एनवायरनमेंट से मिलता है, बट रिटर्न में हम ह्यूमंस इतने सेल्फिश है कि बस रिटर्न में बस प्रॉब्लम्स और पोल्यूशन ही देते हैं। इसीलिए लोगों को इस बारे में समझाने के लिए, प्लास्टिक के बारे में
और पर्यावरण के बारे में मैं ये यात्रा में आया हूँ। अलग स्कूल्स में, कॉलेज में, पब्लिक प्लेसेस में जाके, अलग संगठनों में जाके इसके बारे में समझाने का और बताने का मैं कोशिश करता हूँ। यात्रा में अलग जगह में मेरे को अलग अलग लोग भी मिलते हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं, मेरी सहायता करते हैं। उस तरीके से ही मेरी ये यात्रा आगे बढ़ती है। अभी मैं यहाँ से नेपाल भी जाऊँगा, दार्जिलिंग होके। मैं उसके बाद मैं नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना, हांगकांग, मकाऊ, मंगोलिया, रशिया और साइबेरिया तक जाने का इच्छा रखता हूँ। साइबेरिया में एक जगह है ओमियाकॉम नाम का दोस्तों, वो जगह का टेम्परेचर -72 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। शायद आपको मालूम हो, विश्व का सबसे ठंडा जगह है। अगर मैं वहाँ पे गया, मैं भारत का नहीं पूरे दक्षिण एशिया का एक यूनिक पर्सन बनूंगा जो वहाँ तक पहुँचेगा। तकरीबन 5 साल लगेगा दोस्तों मुझे ऐसी यात्रा करने में। अगर जो हमारा फ्यूचर है वो अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं समझेगा, जो फ्यूचर में नहीं, वो आज से हमको दिख रही है। जो क्लाइमेट चेंज है वो रियल है। आज हम देख रहे हैं क्लाइमेट से कितनी दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड में हमारे जो जोशीमठ है वो नीचे धंस गया। हम देखते हैं कितने साइक्लोन्स, कितने सारे फ्लड्स आ रहे हैं। ये सब हमको दिक्कत ही दे रहे हैं और आगे में ये सब बढ़ने ही वाला है। और खास तौर पे यंग जनरेशन जो आगे 50 साल 60 साल और जीने वाले, उनको इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मेरे को भूख लग रही है और मैं अगर उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो मैं और कोई नहीं सोचेगा इस बारे में। इसीलिए मेरा जो मैसेज है खास तौर पर यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि अगर आप लोग ये इस मसले के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में आज नहीं समझे तो कल बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए आप एनवायरनमेंट के बारे में समझिए और कुछ भी करिए, क्योंकि एक के करने से कभी कुछ नहीं होता, लेकिन एक के करने से बहुत कुछ होता है। और इन दोनों में सिर्फ एक का फर्क है। इसलिए आपके एक के करने से भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है। केन्द्रीय तथा अन्वेषण कमिटीको एक टोली जो अहिले घडी उत्तर बंगालको विभिन्न क्षेत्रहरूको दौडा गरिरहेका छन्। यसै क्रममा उक्त टोली हाल कालेबुङको स्थलगत भ्रमणमा छन्। विशेष गरेर केन्द्रद्वारा चलाइएको प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत चलिरहेको योजनाहरूको छानबिन गर्न उक्त टोली कालेबुङ आइपुगेको हो। टोलीमा उत्तर प्रदेशका अनुज जोशी अनि एसके शर्मा हिजो दार्जिलिङ गएका थिए भने आज बिहान कालेबुङ आइपुगेका छन्। सर्वप्रथम उक्त टोलीले कालेबुङ जिल्लापाल आर विमलासँग भेट गरेको छ। त्यसपछि उनीहरू सर्किट हाउस पुगेका छन्। कालेबुङ जिल्ला पुलिसको आयोजनामा एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर पुलिस लाइनमा सम्पन्न गरिएको छ। सिलिगुडीको लोकेश्वर नन्द आई फाउन्डेसनको सहयोगमा उक्त शिविर सम्पन्न गरिएको हो, जहाँ धेरै मानिसहरूले आफ्नो आँखा जाँच गराएर शिविरको लाभ उठाए। शिविरमा अस्पतालका डाक्टरहरूद्वारा आँखाको चस्माको पावर लगायत प्रेसर, सुगरको जाँच गरिएको थियो। शिविरको टोलीमा विमान चौधरी, चन्दन कुमार मण्डल, विवेक शाह, पुरन रसाइली आदि उपस्थित रहेका थिए। क्योंकि एक कोविड-19 का जो सिविलियन बैकलॉट है, उनका बहुत सारे कैटरेक्ट पेशेंट है, उसी के हम लोग कंप्लीट करने के लिए हम लोग आया है पुरुलिया लोकेश्वरानंद आई फाउंडेशन फ्रॉम नानितम। करना पड़ा, यहीं से पुलिस लाइन से गाड़ी जाएगा। इन लोगों को डेट दिया गया है, जैसे 24 तारीख को गोरुबथान को, 25 तारीख पेडोंग, आलगड़ा, यहाँ पर पुलिस लाइन का भी डेट है। यहाँ से पुलिस लाइन से गाड़ी जाएगा, पुलिस लाइन से लेके जाएगा, वहाँ पे फ्री में ऑपरेशन होगा, लेंस के साथ दवाई भी फ्री है, खाना पीना भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। एनजीपी रेलवे हॉस्पिटल में होगा, ऑपरेशन करेगा पुरुलिया लोकेश्वरानंद आई फाउंडेशन का डॉक्टर सब बाहर से आएगा, बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर आएगा, करेगा। चश्मा है, यहाँ पे भी चश्मा का जो बंदोबस्त किया है मैडम, जो जिनको बोलेगा देने के लिए वो भी फ्री में ही होगा। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हेर्दै गर्नुहोला केटिभी कालिम्पोङ।